पहले से शेयर करके रखना, शुरुआती करूँ शेयरिंग से। अब उसको आप डेस्कटॉप पे जाके खोल लीजिए। डेस्कटॉप पे ये है ना, ठीक, उसको शेयर कर लूँगी, है ना। अभिषेक शुरू करें क्या? जी मैम, जी मैम, शुरू कर सकते हैं। सभी को नमस्कार। आज की कार्यशाला में आप सभी का स्वागत है। जैसा आप सब लोगों को पता है कि इस साल कोविड-19 संक्रमण के कारण हम समय पर विद्यालय आरंभ नहीं कर सके और जो विद्यार्थियों के लिए जो पढ़ाई लिखाई होनी थी वो भी शायद उस तरह से नहीं हो पाई जिस तरह से हर साल होती है। यही कारण है कि इस साल जो परीक्षा का जो पाठ्यक्रम था उसे भी कम किया गया है। अब इस पाठ्यक्रम के आधार पर ब्लूप्रिंट भी जारी हो चुके हैं, तो अब हमको बहुत ही कम समय शेष है। जैसा आप लोगों को पता है कि 30 अप्रैल से कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाएं आरंभ होने जा रही हैं और उसके पहले कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं भी 12 अप्रैल से आरंभ होने वाली हैं। तो अब जब समय बहुत ही कम शेष है तो हमें बिल्कुल फोकस तरीके से कार्यवाही करनी होगी ताकि हम अपनी परीक्षाओं में जो है वो बेहतर रूप से परफॉर्म कर पाए। परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमने जो अभी तक कार्यवाही की है वो विमर्श पोर्टल से आप सब लोग परिचित हैं। विमर्श पोर्टल में एग्जामिनेशन का एक आइकॉन बनाया गया है और उस आइकॉन पर ये सारी चीजें उपलब्ध हैं सिवाय अभी रेमेडियल टीचिंग मॉड्यूल के। तो रेमेडियल टीचिंग के मॉड्यूल आज शाम तक आपको उपलब्ध हो जाएंगे और बाकी चीजें जो प्रश्न बैंक है और प्रश्न बैंक आपके पास उपलब्ध है विमर्श पोर्टल पर। साथ ही ब्लूप्रिंट भी उपलब्ध है। तो हम अभी एक वन बाय वन इन सभी पे बातचीत करेंगे। तो आज की जो हमारी ये कार्यशाला है इसका उद्देश्य ये है कि हम आगामी जो समय हमारे पास शेष है उसमें हमको बच्चों के दृष्टिकोण से कौन कौन सी कार्यवाहियां और करनी है, विद्यालय स्तर पर क्या करना है, जिला स्तर पर क्या करना है और हमने राज्य स्तर से अभी तक क्या क्या किया है। तो इसी आधार पे अभी सबसे पहले हम बात करते हैं रेमेडियल टीचिंग मॉड्यूल की। तो रेमेडियल टीचिंग के बारे में सब लोग जानते हैं। सभी के पास गत वर्ष का रेमेडियल टीचिंग का मॉड्यूल 10वीं का उपलब्ध है। विशेष रूप से हमको जो फोकस करना है वो 10वीं में करना है क्योंकि 11वीं और 12वीं में बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं और वो सेल्फ स्टडी की मोड में भी थोड़े आ जाते हैं। तो लेकिन 10वीं के बच्चों को बहुत ज्यादा सहयोग की आवश्यकता होती है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि 10वीं के बच्चों पर हम विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करें। तो 10वीं के बच्चों के लिए ही हमने कैसे पढ़ाया जाएगा इसके लिए रेमेडियल टीचिंग के मॉड्यूल गत वर्ष भी दिए थे और सभी के पास गत वर्ष के मॉड्यूल उपलब्ध हैं। गत वर्ष के का जो पाठ्यक्रम था उसमें और इस वर्ष के पाठ्यक्रम में कोई अंतर नहीं आया है। गत वर्ष भी वही किताबें चल रही थी और इस वर्ष भी वही किताबें हैं कक्षा 10वीं में। इसलिए
सभी के पास जो रेमेडियल टीचिंग का मॉड्यूल है उसके माध्यम से वो पढ़ाई की व्यवस्था कर सकते हैं। उसमें से जो चैप्टर जो पाठ्यक्रम हटाया गया है उसको हटा के हम आज रेमेडियल टीचिंग के मॉड्यूल शाम तक आपको विमर्श पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएंगे। तो उन रेमेडियल टीचिंग का उपयोग अब हमको आगामी जो भी हम पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं बच्चों के लिए उनका उपयोग किया जाना है। जैसा हम सब लोग जानते हैं कि रेमेडियल टीचिंग के लिए सबसे पहले ये आवश्यक है कि हम बच्चों को पढ़ाएं, फिर उन्होंने जो हमने पढ़ाया है उसका रिव्यू करें कि वास्तव में बच्चे ने क्या सीखा है और क्या और शेष है जो वो अभी नहीं सीख पाया है। तो उसके लिए हम टेस्ट करते हैं और टेस्ट लेने के बाद फिर पुनः हम अभ्यास कराते हैं। रेमेडियल टीचिंग तब तक प्रभावी नहीं होता जब तक कि उसमें बार बार हम बच्चों को अभ्यास नहीं कराते हैं। तो जो ब्लूप्रिंट भी जारी किया गया है उस ब्लूप्रिंट में भी हमने रेमेडियल टीचिंग के मॉड्यूल में भी और प्रश्न बैंक के साथ भी जो ब्लूप्रिंट दिया है उसमें हमने प्राथमिकता का क्रम इसी आधार पर दिया है कि बच्चे जो है वो सरल से कठिन की ओर जाएं और जितना पोर्शन सरल है वो पहले अच्छी तरह से पढ़ लें ताकि उनकी वो परीक्षा में बेहतर परफॉर्म कर पाए। अर्धवार्षिक परीक्षा का विश्लेषण आप लोग कर चुके हैं। जो जानकारी है वो आपको स्कोर कार्ड के रूप में विमर्श पोर्टल पर उपलब्ध भी है। सभी को जानकारी है कि E1 और E2 ग्रेड के जो बच्चे हैं उन पर विशेष फोकस किया जाना है और इसमें से भी E1 ग्रेड के जो बच्चे हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जाना है क्योंकि उन्होंने अर्धवार्षिक परीक्षा में 20 से 33 के मध्य अंक प्राप्त किए हैं। तो उनको हम इस तरह से तैयार कर सकते हैं कि वो परीक्षाओं में कम से कम 33% अंक प्राप्त कर पाए और पास हो पाए ताकि जो हमारा रिजल्ट है वो इम्प्रूव हो सके। रेमेडियल टीचिंग के जो मॉड्यूल हैं उनको उपयोग किया जाना है। इसके लिए रेमेडियल टीचिंग मद से हमने राशि भी जारी की है, उस राशि का उपयोग किया जाएगा। लेकिन रेमेडियल टीचिंग हो या सामान्य टीचिंग हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है विषय शिक्षक। विषय शिक्षक यदि नहीं है तो निश्चित रूप से स्कूल में प्रभावी तरीके से पठन पाठन नहीं हो सकता है। हमने पूर्व में भी ये निर्देश दिए थे कि सबसे पहली व्यवस्था तो ये है कि यदि स्कूल में विषय मान से शिक्षक उपलब्ध नहीं है तो आपको अतिथि शिक्षक रखना है। यदि अतिथि शिक्षक भी उपलब्ध नहीं है तो इस साल आप सब लोगों को पता है कि कक्षा 1 से 8 की शालाएं नहीं खुली हैं और उन शिक्षकों में से जो पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षक हैं उन शिक्षकों को या ग्रेजुएट शिक्षक हैं उन शिक्षकों को हम 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए अध्यापन के लिए व्यवस्था कर सकते हैं। हमने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से यह अनुरोध किया था कि सभी शालाओं में ये सुनिश्चित कर लें कि विषय मान से शिक्षक की व्यवस्था हो जाए ताकि बाद में कोई भी प्राचार्य या कोई भी स्कूल ये न कह पाए कि हमारे यहाँ इस विषय का शिक्षक नहीं होने से हम पढ़ाई लिखाई नहीं करवा पाए। तो हमने ये 3 ऑप्शंस आपको दिए थे और मुझे आशा है कि आपने इन तीनों ऑप्शंस का उपयोग करके अपने जिले के सभी स्कूलों में ये व्यवस्था कर ली होगी। इसके अतिरिक्त हमने विमर्श पोर्टल पर आपने देखा होगा, इसके पहले भी हम DGLEP में जो लिंक प्रोवाइड कर रहे थे उसके सारे वीडियोस जो हैं वो विमर्श के YouTube चैनल पर उपलब्ध हैं और ये इन YouTube चैनल पर उपलब्ध जो डिजिटल सामग्री है उसका उपयोग भी आप निदानात्मक कक्षाओं और अन्य कक्षाओं के लिए आसानी से उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए लैपटॉप, फोन या टीवी जो भी माध्यम आपके पास उपलब्ध है उस माध्यम का उपयोग आप कर सकते हैं। हमने रेमेडियल के मॉड्यूल और साथ ही जो प्रश्न बैंक दिए हैं उनमें भी ये कोशिश की है कि जो अध्याय है उन अध्याय से संबंधित जो डिजिटल सामग्री हमारे पास उपलब्ध है उसकी लिंक हमने प्रोवाइड की है ताकि बच्चे यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो उस लिंक पर जाकर उस वीडियो को देखेंगे तो उन्हें आसानी से वो अध्याय समझ में आ सकता है। लेकिन बच्चों को यदि उसके बावजूद भी समझ में नहीं आ रहा है तो बच्चों से यही अपेक्षा होगी कि वो अपने डाउट्स को लिख लें और अगले दिन जब भी वो स्कूल में जाते हैं तब अपने टीचर से उसके बारे में बातचीत कर लें और अपने डाउट्स को क्लियर करें। तो रेमेडियल टीचिंग का क्रियान्वयन भी तभी प्रभावी हो सकता है जब प्राचार्य जो है वो नियमित कक्षाओं के संचालन को सुनिश्चित करें।
और सभी विद्यार्थियों से नियमित रूप से बातचीत करें। मेरा आप लोगों से एक अनुरोध ये अवश्य है, हालांकि अभी हमने सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक का समय विद्यालय के लिए किया है, अब बहुत ही कम समय शेष है। तो मेरा सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि ये अब हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब जो समय शेष है उसमें हम अधिक से अधिक मेहनत करके और सभी बच्चों को उनके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करें, उनको इतना कम से कम पढ़ा दें कि ये साल उनका किसी भी स्थिति में खराब न हो। तो मेरा सभी से अनुरोध ये भी है, आप सब लोगों ने TGLEP पे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं जिसमें हम कोविड संक्रमण के दौरान नियमित रूप से जो वीडियोस हैं वो भेजते रहे हैं। तो मेरा फिर पुनः आपसे अनुरोध यही है कि उस ग्रुप को फंक्शनल बनाए रखें और उस ग्रुप में जो कक्षा के शिक्षक हैं उनसे अनुरोध ये है कि वो प्रतिदिन जो बच्चे अनुपस्थित हैं उन अनुपस्थित बच्चों की लिस्ट उसमें शेयर करें और उनके पेरेंट्स से बातचीत करें। अगले दिन आने के बाद भी ये कर सकते हैं कि एक एक टीचर, एक एक अभिभावक को फोन लगा के हम बात कर सकते हैं कि अब बच्चों का के लिए पढ़ाई बहुत अनिवार्य है और उनका नियमित रूप से स्कूल आना और फोकस्ड पढ़ाई करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अब जो परीक्षाएं हैं वो बहुत ही निकट है और इस तरह की काउंसलिंग हम सारे पेरेंट्स की कर सकते हैं। तो मेरा सभी जो कक्षा के शिक्षक हैं उन सभी से ये अनुरोध है कि वो जो बच्चे अनुपस्थित रह रहे हैं उनके माता पिता से नियमित रूप से यदि डेली बात करेंगे तो निश्चित रूप से बच्चे शाला में उपस्थित होंगे और बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। तो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे रेमेडियल टीचिंग मॉड्यूल की, जिसकी मुख्य रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो प्राचार्य और शिक्षकों पर है कि उन्हें अपने क्लासरूम्स में किस तरह से पढ़ाई लिखाई करवानी है उसके संबंधित में है। दूसरा जो हमने इस बार प्रयास किया है वो है सभी विद्यार्थियों के लिए हमने प्रश्न बैंक तैयार किए गए हैं। कक्षा 9वीं और 10वीं में जो प्रश्न बैंक है उनमें सब में हमने आंसर की भी दी है। 11वीं में अभी हमारे कुछ प्रश्न बैंक ऐसे हैं जो सिर्फ प्रश्न के रूप में डले हुए हैं, उनमें आंसर की नहीं है। उनकी आंसर की हम थोड़े 2-1 दिन में वो भी हम पोर्टल पर डाल देंगे। तो जिन लोगों ने पहले प्रश्न डाउनलोड कर लिए होंगे वो उसको आगे उसकी आंसर की भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्रश्न बैंक के बारे में मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि सारे के सारे प्रश्न बैंक जो हैं वो विमर्श पोर्टल पर उपलब्ध हैं और अभी तक 9वीं 10वीं एवं 11वीं के लिए जारी हो चुके हैं। 12वीं के लिए आज या कल में हम उसको जारी कर देंगे। तो 9वीं 10वीं 11वीं के बारे में जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा, 9वीं और 10वीं में जो प्रश्न बैंक जारी किए गए हैं उनमें हमने उत्तर भी दिए हैं। 11वीं के लिए अभी अंग्रेजी विषय के उत्तर दिए गए हैं, लेकिन अन्य विषय के जो प्रश्न बैंक है उनमें उत्तर नहीं दिए गए हैं। उनके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं और 2-1 दिन में 11वीं के लिए भी सभी जो प्रश्न बैंक डाले गए हैं उनके उत्तर भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो मेरा विद्यार्थियों से यही अनुरोध है कि वो प्रश्न बैंक पढ़ते समय प्रश्न बैंक से पढ़ें या अपनी किताब से पढ़ें। ये बहुत ही जरूरी होता है कि जब भी आप पढ़ रहे हैं तो जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं उनको पेंसिल से हाईलाइट करते चलें या अंडरलाइन कर लें, ताकि जब आप आगे पढ़ाई करेंगे, आगे जब आप दोबारा उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये परेशानी नहीं आएगी। आपको पूरा वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ना होगा, बल्कि आप उसको उन मुख्य बिंदुओं पर यदि आप नजर डालेंगे तो आपको पुराना सारा याद आ जाएगा और आप आसानी से उस चैप्टर को पढ़ पाएंगे, कम समय में पढ़ पाएंगे। जो डाउट है प्रश्न बैंक हमने दिए हैं, उत्तर भी दिए हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आपको उत्तर भी समझ में ना आए, क्योंकि रटने से आप शायद उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए। आपको समझना होगा कि क्या उत्तर है और वो उत्तर क्यों है। तो आप इसके बारे में यदि कोई भी डाउट है तो जरूर लिख कर लाएं और अपने शिक्षक से अगले दिन आवश्यक रूप से उस डाउट को समझें और अपने क्लियर करें, ताकि आप बेहतर परफॉर्म कर पाए। जब तक आप अपने डाउट क्लियर नहीं आएंगे तब तक आपके साथ हमेशा ये समस्या हो सकती है कि आप प्रश्नों के उत्तर सही ढंग से न दे पाए। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जो भी सामग्री दी जा रही है उसका जब आप अध्ययन कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि उसमें
आपको जो भी डाउट्स आ रहे हैं उनको अलग पेज पर लिखिए। यदि आप किसी कारणवश यदि स्कूल नहीं भी जा रहे हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने टीचर से पूछ सकते हैं। जो प्रश्न के उत्तर हैं वो आपको प्रश्न जो समझ में नहीं आ रहा है, जिसका उत्तर आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो उत्तर शिक्षक आपको बता सकते हैं। यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमने आपको वैसे भी विमर्श की यूट्यूब लिंक की चैनल दी हुई है, जिसमें सारे सब्जेक्ट के सारे विषय के जो वीडियोस हैं वो उपलब्ध है। जिस चैप्टर में आपको समझ में नहीं आ रहा है उस चैप्टर के वीडियो को आप देख सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर भी कर सकते हैं। इसी संबंध में मैं एक चीज आपसे और शेयर करना चाहूंगी कि जो प्रश्न बैंक हमने दिए हैं उनमें से कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए गणित और अंग्रेजी के जो प्रश्न बैंक होंगे उनकी फोटोकॉपी तो निःशुल्क प्रदान की जाएगी, और जो सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रदान की जाएगी। लेकिन यदि राशि जिला स्तर पर उपलब्ध है और वो यदि जिला स्तर से सारे जो प्रश्न बैंक और वो हैं वो प्रिंट करवा कर यदि विद्यार्थियों को दे सकते हैं तो सभी विषयों की दे सकते हैं। चूंकि फोटोकॉपी में राशि अधिक लगती है और प्रिंटिंग में राशि कम लगती है, किंतु समय की बहुत ही कमी है, इसलिए समय ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जहाँ पर प्रिंटिंग करना संभव नहीं है वहाँ पर सभी विषयों के जो प्रश्न बैंक हैं वो शाला तक उपलब्ध करा दिए जाए, और शाला की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो गणित और अंग्रेजी के प्रश्न बैंक की फोटोकॉपी शाला में जो निधि प्रदान की गई है उससे निःशुल्क रूप से प्रदान करेगी, और अन्य विषयों के जो प्रश्न बैंक हैं वो विद्यार्थी अपने स्तर से ले सकेंगे, अपने स्तर से ले सकेंगे और उसकी फोटोकॉपी भी करा सकेंगे। शाला में वो पूरी तरह से उपलब्ध होंगे। तो अभी तक हम लोग बातचीत कर रहे थे रेमेडियल टीचिंग के मॉड्यूल की, और दूसरी जो हमने प्रयास किया है इस साल कि सभी बच्चों के लिए प्रश्न बैंक उपलब्ध कराए जाए। प्रश्न बैंक आप सब लोगों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अब जो तीसरी और महत्वपूर्ण चीज है कि प्रश्न बैंक भी है, रेमेडियल टीचिंग भी है, पढ़ाई का तरीका भी है, क्या पढ़ना है ये भी पता है, लेकिन जो कम समय में उसको कैसे बेहतर तरीके से हम पढ़ सकते हैं, उसके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स पर हम लोग कार्यशालाएं आयोजित करेंगे। कुछ वीडियोस भी हम लोगों के द्वारा तैयार किए गए हैं जो आपसे हम शीघ्र ही शेयर करेंगे। तो यदि हम सबसे पहले बात करें टिप्स एंड ट्रिक्स के वर्कशॉप्स के बारे में, तो जो बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से जैसा हम सब लोग जानते हैं कि बिना प्लान के कोई भी काम हम सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बच्चा अपना स्टडी प्लान कैसे बना रहा है। हम जनरली लिखते हैं कि इस दिन ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इस दिन ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, लेकिन वो स्टडी प्लान नहीं होता। स्टडी प्लान में ये होता है कि हम पूरे दिन में अपने पूरे समय को किस तरह से मैनेज करेंगे और कितना पढ़ेंगे और कितने समय में पढ़ेंगे और किस विषय को पढ़ेंगे, इसकी पूरा डिटेल प्लान करना होगा, जिससे आप समय पर अपनी जो पढ़ाई है उस विषय की वो पूर्ण कर सकें और अपने परीक्षा की तैयारी कर सकें। तो इसके लिए हमने वीडियोस तैयार किए हैं। पहला वीडियो है स्टडी प्लानर के संबंध में। जो दूसरा वीडियो है वो दूसरे जो वीडियो है वो विषयमान से हैं, वो विषयमान से हैं, और विषयमान से किस तरह की युक्तियां हो सकती है, किस तरह से पढ़ाई की जा सकती है। जैसे मान लीजिए हम गणित की बात करें तो गणित में भी सारे फॉर्मूले हम लोग एक स्थान पर रख लें, जैसा हमने अभी प्रश्न बैंक में दिया भी है। यदि आप फार्मूले याद कर लेते हैं, कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है लेकिन उस प्रश्न से संबंधित फार्मूला आपको याद है, तो आप चाहे प्रश्न हल न करें लेकिन यदि आपने फार्मूला भी लिखा है तो उसका भी अंक मिल जाता है। तो इस तरह से कोई लेटर राइटिंग है तो लेटर राइटिंग में
हर एक बिंदु का एक नंबर होता है। जैसे शुरुआत में आपने पता लिखा है या नहीं लिखा, किसको एड्रेस किया है, या अंत में क्या लिखना चाहिए, इन सब के भी मार्क्स होते हैं। यदि बीच का कंटेंट नहीं भी लिखा है तो भी ऊपर और नीचे का की लिखी हुई चीजों से नंबर मिल सकते हैं। तो इस संबंध में भी हम कुछ वीडियोस तैयार कर रहे हैं, जो वीडियोस आपके साथ शेयर किए जाएंगे कि बच्चे प्रश्न पत्र को किस तरह से हल करें, बच्चे प्रश्न पत्र को किस तरह से हल करें। तो पहली चीज ये होगी कि ये जो वीडियोस होंगे, सारे वीडियोस हम दूरदर्शन पर भी प्रसारित करेंगे। अभी मैं आपको बता दूंगी कि कौन सा वीडियो कब दूरदर्शन पर प्रसारित होगा। तो सभी स्कूलों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जब दूरदर्शन, जो बच्चे यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो यूट्यूब पे अवेलेबल होंगे और हम सबके साथ शेयर भी करेंगे, विमर्श पोर्टल पर भी उपलब्ध होंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं हो, तो ऐसे बच्चों के लिए दूरदर्शन पर भी हम वीडियोस को प्रसारित करने जा रहे हैं और ये प्रत्येक संडे को हम प्रसारित करेंगे वीडियोस। तो इस 3 तरह के जो वीडियोस होंगे, और एक कॉमन वीडियो होगा कि प्रश्न पत्र को उचित रूप से हल करने के क्या उपाय हैं। जैसे 15 मिनट में पहले हम प्रश्न पत्र पढ़ते हैं, तो पढ़ते समय हम बिल्कुल फोकस तरीके से उस पर ध्यान दें, अपने मन में एक योजना बना लें कि हमको कौन कौन से प्रश्नों के उत्तर बेहतर अच्छी तरह से आते हैं, उन प्रश्नों को हम सबसे पहले हल करें जिनमें हमारा ज्यादा कॉन्फिडेंस है। तो इस तरह के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, इस पर भी हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो वीडियो आपके साथ शेयर किया जाएगा और साथ ही दूरदर्शन पे भी हम उसको प्रसारित करेंगे। इसके अलावा कुछ कार्यवाही स्कूल के स्तर पर भी करनी होगी। जो विशेष रूप से बच्चे जब परीक्षा का समय आता है तो तनाव में आ जाते हैं और अपने समय को, जो समय उनके पास उपलब्ध है, उसको भी सही ढंग से मैनेज नहीं कर पाते हैं। कई बार खाने पीने में भी कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो परीक्षाओं के समय इन चीजों पर किस तरह से ध्यान दिया जाए, इसके लिए कुछ कार्यशालाएं आपको अपने स्तर से करनी होगी। इसकी पूरी स्क्रिप्ट राइटिंग, इसके लिए जो वीडियोस हमने तैयार किए हैं, वो सारे हम आपको आज शाम तक या कल सुबह तक, आज शाम तक ही शेयर कर देंगे। तो वो कार्यशालाएं प्राचार्य और शिक्षक अपने स्तर पर विद्यार्थियों के साथ करेंगे। वो 3 कार्यशालाएं होंगी, एक तनाव प्रबंधन पर होगी, एक समय प्रबंधन पर होगी और तीसरी स्वास्थ्य और पोषण के प्रबंधन पर होगी, ताकि सभी बच्चों को पता पड़े कि वो अपने तनाव से कैसे बाहर आए, अपने समय को कैसे मैनेज करें और परीक्षाओं के दौरान उन्हें किस तरह का भोजन लेना चाहिए, ताकि या अधिक नींद न आए या पेट खराब न हो, और वो स्वस्थ रहकर कैसे परीक्षाओं को बेहतर तरीके से लिख सके। तो इसके लिए हम एक विस्तृत कार्य योजना आपको देने जा रहे हैं, जिसमें सभी प्राचार्यों और शिक्षकों से मेरा अनुरोध होगा कि वो इसको आवश्यक रूप से करें, ताकि बच्चे जो हैं वो तनाव से मुक्त हो पाए। इसके साथ ही हम सभी प्रत्येक कार्यशाला के लिए आपको एक फीडबैक फॉर्म भी देंगे। उसमें आपसे अनुरोध होगा कि आपने उसको किस तरह से संचालित किया, उसके बारे में आप हमको अपना सुझाव भी दे सकेंगे और आगे क्या करना है इसके बारे में भी आप हमसे बातचीत कर पाएंगे। तो इसके लिए जो आप कार्यशालाएं अपने शाला में करेंगे, जो हमने कहा कि तीन विषयों पर आपको कार्यशाला करनी है। पहला समय का प्रबंधन, दूसरा तनाव प्रबंधन और तीसरा जो है वो स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित कार्यशाला होगी। तो इन सभी कार्यशालाओं के लिए हम आपको पूरी स्क्रिप्ट राइटिंग और कैसे सत्र का संचालन करना है, सबके बारे में हम आपको आज ही शाम तक आपको एक पत्र प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जो तैयारियां आपको अपनी शाला में विशेष रूप से करनी होगी, मैं उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। जो सबसे पहली जो आवश्यकता है, जैसा आप सब लोगों को पता है कि अभी भी कोविड-19 संक्रमण का दौर खत्म नहीं हुआ है, तो ये बहुत आवश्यक है कि बच्चों में प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए और सभी बच्चों को उचित दूरी पर, मतलब 6 फीट की दूरी पर बिठाएं बच्चों को, ताकि जो हमारा SOP है उसका पालन हो सके।
सत्र के दौरान आपको जो वीडियो दिखाने होंगे उसके लिए आपके पास लैपटॉप, प्रोजेक्टर, टैबलेट, फोन या आपके पास स्मार्ट टीवी होंगे, क्योंकि हमने सभी लोगों को ये निर्देश दिए थे कि वो अपने स्कूल में स्मार्ट टीवी खरीद लें। तो स्मार्ट टीवी के माध्यम से भी वो ये कर सकते हैं। तो जो भी डिवाइस उपलब्ध हो, और यदि नहीं है तो आप कृपया एक दिन के लिए किराए पर ले सकते हैं, लेकिन इन कार्यशालाओं को आवश्यक रूप से करना अनिवार्य है। सत्र के संचालन के लिए यदि ज्यादा बच्चे हैं आपके यहाँ तो आप कक्षा में ही करना चाहते हैं तो आपके सभी शिक्षकों के साथ प्राचार्यों को एक बार बैठक करनी होगी और उन सभी शिक्षकों को बताना होगा कि किस तरह से कार्यशाला का आयोजन करना है। वो सभी शिक्षक आपस में मिल बैठकर भी कार्यवाही कर सकते हैं। यदि बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, आपके पास पर्याप्त स्पेस है, तो 1 या 2 शिक्षक मिलकर भी इन सत्रों को आयोजित कर सकते हैं। लेकिन जो निर्देश हम यहाँ से देंगे उसके अनुरूप आप कृपया कार्यवाही करें। जब सत्र होंगे तो उस सत्र के लिए एक दिन पूर्व आप विद्यार्थियों को आवश्यक रूप से ये बता दें कि उन्हें कल आना जरूरी है और कल इस विषय पर बात होगी, ताकि बच्चे अधिक से अधिक उपस्थित हो सकें और उन्हें हम बता पाए कि कैसे वो तनाव अपने परीक्षा के दौरान अपने तनाव को दूर कर सकते हैं। इसमें से एक जो कार्यशालाएं आपको करनी है वो प्रत्येक कार्यशाला होगी लगभग 2 पीरियड की कार्यशाला होगी। तो सामान्यतः आप शुक्रवार शनिवार को ही ये कार्यशालाएं करें और हम आपको डेट्स भी अभी शेयर करेंगे। तो जो 80 मिनट का टाइम टेबल होगा उसमें सबसे पहले आपको सत्र के टॉपिक का परिचय देना है। जैसे यदि हम तनाव प्रबंधन पे बात कर रहे हैं तो जो भी आपके शिक्षक हैं वो तनाव प्रबंधन के बारे में क्या परिचय देना, हालांकि हम उसके लिए सुझावात्मक टिप आपको दे रहे हैं, लेकिन आप अपने अनुभव के आधार पर भी बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों को बताना होगा कि तनाव क्या है, कैसे होता है और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। यदि इसी प्रकार से हम समय प्रबंधन पे की वर्कशॉप कर रहे हैं तो समय प्रबंधन के बारे में बताना पड़ेगा। तो यदि हम उदाहरण के तौर पर यदि समय प्रबंधन के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम सत्र के टॉपिक का परिचय देंगे। उसके बाद एक गतिविधि है, जिस गतिविधि हम आपको पूरी तरह से लिख कर देंगे कि उस गतिविधि में आपको क्या करना है। उस गतिविधि के माध्यम से आप बच्चों से चर्चा करेंगे। फिर हमने जो वीडियो यहाँ पर बनाए हैं वो वीडियो हम आपसे विमर्श पोर्टल पर आपको अवेलेबल होंगे और हम जो स्क्रिप्ट आपको भेजेंगे उसमें उसकी लिंक भी शेयर करेंगे। तो पहला वीडियो जो है वो 8 मिनट का है, जिसमें समय का प्रबंधन क्यों आवश्यक है, कैसे करें, इसके संबंध में चर्चा होगी। इसके बाद 8 मिनट के उस वीडियो के बाद आपसे जो भी वहाँ के नोडल टीचर हैं या जो समन्वयक हैं या जो वर्कशॉप को कंडक्ट कर रहे हैं उनसे ये अपेक्षा होगी कि वो उस वीडियो के बारे में कम से कम 5 मिनट बच्चों से बातचीत करें और वीडियो में मुख्य तौर पर क्या क्या कहा गया था उसके बारे में बच्चों से बात करेंगे और उनसे यदि गतिविधि में लिखने के लिए निर्देश दिए गए तो वो बच्चे क्या सोचते हैं उसके बारे में वो 5 मिनट के समय में लिखेंगे। इसके बाद फिर भाग 2 वीडियो प्ले किया जाएगा जो लगभग 12 मिनट का है। उसमें जो बिंदु है उसके बारे में फिर अगले 5 मिनट चर्चा की जाएगी कि उसमें से हमने क्या सीखा और हम अपने लिए कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद फिर 7 मिनट जब हम दूसरे वीडियो के बाद बिंदुओं पर चर्चा कर लेंगे, उसके बाद फिर 7 मिनट का समय होगा जिसमें बच्चे जो हैं वो अपने प्रश्न कर सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं कि हम किस तरह से कर सकते हैं। तो बच्चों को भी इसके लिए पूरी तरह से मौका देना है। इसके बाद फिर वीडियो का भाग 3 है वो आप प्ले करेंगे जो 12 मिनट का होगा और उसके बाद फिर भाग 3 में सीखे गए बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो 5 मिनट होगी। इसके बाद आप एक समापन गतिविधि करेंगे, थिंक पेयर शेयर, मतलब जो आपस में बच्चे जो हैं उनकी पेयरिंग करके और उन्होंने आपस में क्या सीखा है वो एक दूसरे से बातचीत करेंगे और देखेंगे कि उनने क्या सीखा है और उनके सहपाठी ने क्या सीखा है। फिर सबसे लास्ट में जो है वो सत्र का समापन होगा और उसके लिए जो फीडबैक फॉर्म होगा आप बच्चों से भी फीडबैक लेंगे
कि वो उसको कैसे इसके बाद अपने जो डेली काम है या अब जो परीक्षा की तैयारी है उसके लिए वो समय प्रबंधन के लिए क्या करने जा रहे हैं, ये बच्चों से शेयर करें, चर्चा करेंगे। और इस तरह से 80 मिनट की ये कार्यशाला होगी, जो आपको टोटल 3 कार्यशालाएं अपने स्कूल में आवश्यक रूप से आयोजित करनी है। वीडियो और योजना के निर्देश हम आज शाम तक सभी को उपलब्ध करा देंगे, आप विमर्श पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। जो टाइम टेबल अभी तक हमने बनाया है वो टाइम टेबल ये है। वो टाइम टेबल है अपनी अध्ययन की जो योजना है, स्टडी प्लानर। सबसे पहले ये बहुत महत्वपूर्ण है कि स्टडी प्लान कैसे बनाएं, बच्चे कैसे अपना स्टडी प्लान बनाएं। इसके लिए 19 मार्च को आपको यानी कल हम वीडियोस शेयर करेंगे, कल से हम वीडियोस शेयर करेंगे। और 21 मार्च को ये दूरदर्शन पर प्रसारित होगा 12 बजे से 1 बजे के बीच में। तो आप सभी विद्यार्थियों को ये आवश्यक रूप से बता दें कि जो स्टडी प्लान है वो स्टडी प्लान कैसे बनाएं। इसके लिए आप ये जो दूरदर्शन पर 21 मार्च को 12 बजे से 1 बजे तक प्रसारित होगा उस वीडियो को आवश्यक रूप से बच्चे देखें। और जब 22 तारीख को बच्चे स्कूल में आएंगे तो आप लोगों से मेरा ये अनुरोध होगा कि आप बच्चों से आवश्यक रूप से ये पूछें कि क्या उन्होंने कल स्टडी प्लान के संबंध में वीडियो देखा और देखने के बाद खुद का क्या स्टडी प्लान बनाया है। तो आप सभी बच्चों से बातचीत करेंगे और उनके स्टडी प्लान देखेंगे। जिन्होंने नहीं बनवाया होगा उनसे कहेंगे कि वो आपस में दूसरे बच्चों से बात करें और अपना अपना स्टडी प्लान बनाएं। 25 मार्च से हम विषयवार अध्ययन के लिए जो विशेष युक्तियां हैं, ट्रिक्स हैं कि कैसे प्रश्नों को हल हम कर सकते हैं, उसके बारे में विषयमान से अलग अलग सब्जेक्ट में कि इंग्लिश में क्या करें, हिंदी में क्या करें, सोशल साइंस में क्या करें, गणित में क्या करें और विज्ञान में क्या करें, इसके संबंध में हम छोटे छोटे वीडियोस बनाकर आपको DGLEP पे हम भेजेंगे। और वो आपसे अनुरोध होगा कि आप सभी बच्चों तक शेयर करें। जिन बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है उनके लिए आपसे ये अनुरोध होगा कि आप ये व्यवस्था करें कि आपके यहाँ जो स्मार्ट टीवी या टीवी की व्यवस्था हो या प्रोजेक्टर की व्यवस्था हो तो उस पे उन बच्चों को आवश्यक रूप से ये टिप्स एंड ट्रिक्स के जो वीडियोस हैं वो आवश्यक रूप से विद्यार्थियों को दिखाएं। सबसे लास्ट वाला जो वीडियो होगा वो हम 31 मार्च को रिलीज करेंगे कि प्रश्न पत्र को उचित रूप से कैसे हल करें। तो ये एक ओवरऑल कैसे हल कर सकते हैं इसके बारे में बात होगी, और जो पहले होगा वो विषयवार के बारे में बातचीत होगी। तो इस तरह से हम 3 वीडियोस जो होंगे वो लॉन्च करेंगे और ये वीडियोस आपको कल से मिलना शुरू हो जाएंगे। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि सभी बच्चों को ये वीडियोस आवश्यक रूप से दिखाएं, और शिक्षकों से भी अनुरोध है कि वो भी देख लें। जो बच्चे नहीं देख पा रहे हैं उनको समझाने के लिए उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसके अतिरिक्त जिन टॉपिक्स पे शिक्षक और प्राचार्य को कार्यशालाएं आयोजित करनी है वो आप सब लोगों को पता है। अभी मैंने चर्चा की है कि परीक्षा समय का प्रबंधन पर सबसे पहले हम 20 मार्च को करेंगे, शनिवार को। ये आपसे अनुरोध है कि आयोजित करें। आज शाम तक हम आपको कार्यशाला की जो योजना है और जो वीडियोस हैं वो उसकी लिंक वगैरह सब भेज देंगे। दूसरी कार्यशाला आप 27 मार्च को करेंगे और तीसरी कार्यशाला आप 3 अप्रैल को करेंगे। तो इस तरह से हम बच्चों में जो हमारे भय इस बार पैदा हो गया है कि कोविड संक्रमण के कारण हमारी जो पढ़ाई लिखाई है वो सही ढंग से नहीं हो पाई है, तो उसमें उन बच्चों को हम कैसे मदद कर सकें इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने कुछ पोस्टर्स भी तैयार किए हैं। ये पोस्टर्स जो हैं आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे। सभी से मेरा अनुरोध ये है कि इन पोस्टर्स का प्रिंट निकलवा के, रंगीन प्रिंट निकलवा के आप कृपया अपने स्कूलों में आवश्यक रूप से इन पोस्टर्स को चिपका दें, ताकि बच्चों को ये पता रहे कि उन्हें क्या क्या चीजें मिलनी थी, क्या मिल रहा है, क्या कर रहे हैं वो, ये सारी चीजें उनको समझ में आ जाए और वो कहाँ से अपने
जो प्रश्न बैंक है उनको कैसे यूज करेंगे, कैसे वो बाकी चीजों को यूज करेंगे। सभी अभिभावकों को भी बता दें कि उन्हें बच्चों के लिए क्या क्या ध्यान देना है। इसके लिए मेरा आप लोगों से अनुरोध ये भी है कि अभी हमने आप लोगों को एक पीटीएम के लिए एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की थी, और जो पीटीएम की लार्ज पीटीएम की जो एक डेट बाद में दी जाने वाली थी उसके संबंध में हम पृथक से सूचित करेंगे, लेकिन आप अपने विद्यालय के स्तर पर एक पीटीएम आवश्यक रूप से कर लें। तो अब जो ओवरऑल यदि हम उसको समअप करें कि हम फाइनली क्या करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम रेमेडियल टीचिंग के मॉड्यूल आपको दे दिए हैं। मतलब आज शाम तक आपको विमर्श पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएंगे। प्रश्न बैंक आपको दिए जा चुके हैं। प्रश्न बैंक सभी बच्चों के साथ शेयर करने हैं। ब्लूप्रिंट बच्चों के साथ शेयर करना आवश्यक है, और बच्चों को ये समझाना बहुत आवश्यक है कि ब्लूप्रिंट के आधार पर पढ़ाई करने से बेहतर मार्क्स हम प्राप्त कर सकते हैं। टिप्स एंड ट्रिक्स की जो कार्यशालाएं हैं और जो वीडियोस हम जारी करने वाले हैं उनसे सभी बच्चों को अवगत कराना है। तो विद्यालय में कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए नियमित कक्षाएं निरंतर संचालित करनी है। जो पाठ्यक्रम संशोधित हुआ है उसके बारे में सभी विद्यार्थियों को आवश्यक रूप से बता दें कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे इस बार परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ये सभी बच्चों को क्लैरिटी हो जाए, ये कृपया सभी जो शिक्षक हैं, विषय शिक्षक हैं, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वे ये आवश्यक रूप से सुनिश्चित कर लें। जो संचालित कक्षाओं में जो शिक्षण करना है उसके लिए हमने आपको शैक्षणिक कैलेंडर भी प्रदान किया है। उसमें विमर्श की यूट्यूब लिंक्स भी शेयर की गई हैं ताकि शिक्षक जो है उनको पढ़ाने में कोई समस्या न आए। जैसा मैंने आपको बता दिया कि अप्रैल के द्वितीय सप्ताह में 12 अप्रैल से हम कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं आरंभ करने जा रहे हैं। इसी के साथ हम 10वीं और 12वीं के बोर्ड की परीक्षाएं भी शुरू हो जाएंगी। प्री बोर्ड की परीक्षाएं भी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि 30 अप्रैल से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं होंगी। अप्रैल में ही हमारी प्री बोर्ड की परीक्षा हो रही है, और उसके अतिरिक्त हम एक पेपर और इस पर अपलोड करके देंगे जो बच्चे जो हैं वो जिसके माध्यम से वो अभ्यास कर सकते हैं बच्चे, और ये देख सकते हैं कि 3 घंटे में उनका पेपर कितना वो हल कर पा रहे हैं। तो स्वयं अभ्यास कर अपनी लर्निंग की स्थिति भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हम अलग से भी सैंपल पेपर देने वाले हैं। सभी प्राचार्य और शिक्षकों से मेरा अनुरोध है कि एक बार पीटीएम आवश्यक रूप से आयोजित कर लें, और इस मीटिंग में जो स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड है उसके साथ आप बच्चों के पेरेंट्स को व्यक्तिगत फीडबैक प्रदान करें। परीक्षा की तैयारी के लिए अभिभावकों से चर्चा कर सकते हैं। पीटीएम की घोषणा हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी जो परीक्षाएं होने वाली हैं उसके लिए आप प्रारंभिक एक पीटीएम 27 मार्च को आयोजित कर सकते हैं, और उसमें ये सारी चीजें जो हमने आपसे आज बात की हैं कि प्रश्न बैंक दिए गए हैं, तो जो पेरेंट्स हैं वो घर में इतना ध्यान रखें कि बच्चे जब पढ़ रहे हों तब उनके लिए विशेष व्यवस्थाएं की जाएं, और अब उनको किसी अन्य काम में नहीं लगाया जाए। अब बहुत कम समय शेष है, तो बच्चे सिर्फ पढ़ाई का ही काम करें। इसके लिए पेरेंट्स का ओरिएंटेशन और वो करने की आवश्यकता है। फीडबैक देते समय अभिभावकों को सरल भाषा में ही जो बच्चे की कमियां हैं और जो उसकी विशेषताएं हैं उन सभी को के बारे में भी आप बता सकते हैं। इसके बारे में हमने आपको ऑलरेडी एक गाइडलाइन जारी की है। आशा करती हूँ कि आपने उस गाइडलाइन को पढ़ा होगा और उसी गाइडलाइन के आधार पर आप पीटीएम को आयोजित करेंगे। विमर्श पोर्टल पर सभी विद्यालयों का स्कोर कार्ड उपलब्ध कराया गया है, और इस स्कोर कार्ड में विद्यालय और जिले का विगत 3-4 वर्षों का परिणाम, निर्धारित लक्ष्य, रैंकिंग सब कुछ दी गई है, और उसके आधार पर जिले से ये अपेक्षित है कि वो प्राचार्यों की समीक्षा बैठक आवश्यक रूप से कर लें, और ये सुनिश्चित करें कि जो गतिविधियां और जो कार्यवाही यहाँ से करने के निर्देश दिए गए हैं वो सभी कार्यवाहियां वे सुनिश्चित कर लें। विद्यालय में कक्षाओं के संचालन की मॉनिटरिंग बहुत आवश्यक है। जिला शिक्षा अधिकारियों को ये कहा गया है कि वो न्यूनतम 5 विद्यालयों की वीडियो कॉल करें, लेकिन मुझे ये अत्यंत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि
अभी तक भी अधिकांश जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उन्होंने इस कार्यवाही को शुरू नहीं किया है, या किया है तो कि एक दिन कर लेते हैं, दूसरे दिन छोड़ देते हैं, तीसरे दिन छोड़ देते हैं। तो उस तरह की चीजें न करें। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया कम से कम 5 विद्यालयों को नियमित रूप से रोज मॉनिटर करें। हमने सभी जिलों के लिए प्रायोरिटी लिस्ट भी शेयर की है कि ऐसे कौन से विद्यालय हैं जिनमें विद्यार्थियों की संख्या बहुत अधिक है। यदि आप उन पर फोकस करते हैं तो जिले के परीक्षा परिणाम में निश्चित रूप से वृद्धि होती है। जो अभी तक आप लोगों ने मॉनिटरिंग की है, ये बड़ा बड़ा खेद का विषय है कि अधिकांशतः उसका जो निर्देश दिए हैं उसका पालन नहीं हुआ है। अभी तक यदि हम देखें तो सिर्फ 6% विद्यालय शिक्षकों की और 17% विद्यालयों ने विद्यार्थियों की अटेंडेंस को एम शिक्षा मित्र पर भरा है। बाकी प्राचार्य और शिक्षक जो हैं वो इसको नहीं भर रहे हैं। ये अत्यंत ही खेदजनक है। मेरा आप लोगों से फिर से अनुरोध है कि अभी हम लोग किसी भी तरह की अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं, तो अभी सिर्फ आपसे अनुरोध ही कर रहे हैं कि आप इसको कृपया, जो कार्यवाही आपके लिए निर्धारित की गई है उसको कृपया नियमित रूप से सुनिश्चित करें। जो प्रश्न बैंक के वितरण और रेमेडियल टीचिंग के लिए और की कक्षाओं के संचालन के लिए प्राचार्य और शिक्षकों के साथ जिन्हों को मॉनिटरिंग करना है, उसके लिए भी हम एक अलग से फॉर्म तैयार कर रहे हैं, जिसमें स्कूल भी प्रतिदिन ये जानकारी देंगे कि उन्होंने प्रश्न बैंक विद्यार्थियों तक शेयर किए या नहीं किए, कितने विद्यार्थियों तक शेयर किए, कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो नहीं आ रहे हैं। इसके संबंध में एक मॉनिटरिंग फॉर्म आपसे शेयर किया जाएगा, जो सिंपल होगा, जिसमें 4-5 चीजें आपको प्रतिदिन भरनी होंगी। तो मुझे अपने स्तर से यही कहना था। मैं आशा करती हूँ कि इस बार जो हम लोगों ने कार्यवाही की है, जो जानकारियां और जो अध्ययन सामग्री आपको उपलब्ध कराई जा रही है, उस अध्ययन सामग्री के आधार पर आप अपने स्कूलों में विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य के लिए निरंतर रूप से कार्य करेंगे। और मैं आशा करती हूँ कि हमारा रिजल्ट इस बार आवश्यक रूप से अवश्य ही पिछले वर्ष की तुलना में अधिक उसमें वृद्धि होगी, और हम सबके जो प्रयास होंगे वो निश्चित रूप से इसमें रिफ्लेक्ट होंगे। अब मैं आयुक्त महोदया से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे भी इस संबंध में हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करें। सभी को नमस्कार। कामना ने काफी विस्तार से टिप्स एंड ट्रिक्स वर्कशॉप की जानकारी आप सभी को दी है। मैं सभी बच्चों को प्रेरित करना चाहती हूँ, उनको मोटिवेट करना चाहती हूँ कि बेटा बिल्कुल अपना आखिरी समय आ गया, अपनी परीक्षा की घड़ी आ गई है, अब अपने को बहुत मेहनत से और लगन से पढ़ाई करना है। तो सभी बच्चों को कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल बगैर किसी भय के पढ़ाई प्रारंभ आपने कर ही दी है, तो उसको ये जो छोटे छोटे आपको टेक्निक्स बताएं उसके माध्यम से पढ़ना है। सबसे इम्पोर्टेंट मैं कक्षा 9वीं और 10वीं के बच्चों को कहना चाहती हूँ कि आपके रेमेडियल मॉड्यूल्स जो अपलोड हो गए हैं, तो विशेषकर तो आप सभी बच्चों से मेरा कहना है कि इन रेमेडियल मॉड्यूल्स को स्पेशली ग्रेड डी और ई के बच्चों को तो टीचर्स और ध्यान देंगे, तो इन रेमेडियल मॉड्यूल्स को जरूर सॉल्व करिए। आपके लिए बहुत ही जरूरी है कि आप ये रेमेडियल मॉड्यूल सॉल्व करें। इसी तरह क्वेश्चन बैंक बहुत जरूरी है। प्रश्न बैंक अपलोड कर दिया गया है कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए। सभी बच्चों से मेरा कहना है कि प्रश्न बैंक को पूरा हल करेंगे। प्रश्न बैंक की आंसर की भी अपलोड की गई है। किसी बच्चे ने मेरे को पत्र वो भेजा था कि मैथ्स का जो है उसको चैप्टर में नहीं मिल रहा है, कक्षा 11वीं का छात्र था, तो मैंने उसको बताया कि मैथ्स का जो पेपर वो चैप्टर वाइज अपलोड नहीं किए थे, तो क्वेश्चन बैंक, तो मेरा ये कहना है कि मैथ्स का भी आंसर की अपलोड की जा रही है, वो ही हो गई होगी, तो अब आप उसके माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं। तो बच्चों को ऑनलाइन घर में भी बैठ के भी पढ़ने के लिए सुविधा उपलब्ध कराई गई है। साथ ही स्कूल आपके नियमित 9 से 5 तक संचालित करने के निर्देश दिए, क्योंकि आप सबको विदित है कि अब हमारे पास समय कितना कम रह गया है। मात्र सोचिए 1 महीना अप्रैल का बस है, उसके अलावा अब हमारे पास कोई समय नहीं, और मार्च के मुश्किल से 10 दिन। तो अब हमको बहुत जी जान से पढ़ाई करना है। ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियोस हैं, इसके बारे में बार बार मैं बच्चों को कहना चाहती हूँ कि बेटा इस साल बिल्कुल मत डरिए। सिलेबस भी आपका कम हो गया है, 70% सिलेबस हो गया है। सभी टीचर्स ने अपन को व्हाट्सएप से भी जानकारी भेजी थी, और अब आपको नियमित स्कूलों में बुलाकर भी अध्ययन कराया जा रहा है। टीचर्स भी बहुत मेहनत से और लगन से पढ़ा रहे हैं। अभी ये जो आपको कुछ ऑनलाइन वीडियोस किए, क्योंकि जब अपन पढ़ते हैं तो अपन को
अपन को एक तो टाइम मैनेजमेंट करते आना चाहिए कि अपन कैसे अपने समय का प्रबंधन करें। साथ ही साथ अगर स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस को कैसे रिलीज करें, तनाव को कैसे तनाव मुक्त होकर पढ़ाई करें। अगर हम तनाव मुक्त होकर पढ़ाई करेंगे तो हम बहुत जल्दी अपने उत्तर याद कर पाएंगे। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि एकदम तनाव मुक्त होकर ये पढ़ाई करेंगे। इसी के साथ मैं सभी बच्चों से कहना चाहूंगी कि जब आप ये वीडियोस देखोगे तो आपको वीडियोस देखने के बाद आपके मन में कई तरह के प्रश्न आएंगे। कृपया करके उन प्रश्नों को नोट करके रखिए और आपके स्कूलों में इसके लिए फॉलोअप सेशंस लगाए जा रहे हैं। तो इन सभी फॉलोअप सेशंस में आप आकर अपने प्रश्नों को हल करा सकते हैं। अवेयरनेस के लिए जो पोस्टर्स बना के दिए गए हैं उनको लॉन्च करना सभी टीचर्स की जिम्मेदारी है कि इनके फ्लैग्स बना के स्कूलों में लगवाना है। ये जो पोस्टर्स हैं ये आपको व्हाट्सएप पे भी भेजे जा रहे हैं, विमर्श पोर्टल पर भी अपलोड किए जा रहे हैं। तो ये बात बहुत ध्यान से करना है। अभी आपको पीटीएम की बात बताई गई, पेरेंट्स टीचर मीट 27 मार्च को पीटीएम रखना है। सभी बच्चों से कहना है अपने पालकों को लाएंगे, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे शिक्षक बहुत अच्छे से पालकों को समझाएंगे क्योंकि अब बहुत थोड़ा वक्त बचा है। हमको अभिभावकों का सहयोग बहुत जरूरी है कि शिक्षकों के साथ साथ अभिभावक भी उनके लिए पूरी व्यवस्था करें, पूरी मदद करें, उनको पूरा सहयोग दें। घर में एक छोटा सा स्थान दें जहां वो बैठ के अपना पढ़ सके, उनको किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो और यथासंभव प्रयास करें कि वो इतने दिन के लिए, कम से कम परीक्षा के दिनों तक के लिए बच्चों को पूर्ण तरह फ्री करके पढ़ाई में मन लगाने दें। तो ये तो मैं पेरेंट्स से अनुरोध करना चाहती हूँ। टीचर्स से मेरा विशेष कहना है कि बच्चों के साथ साथ अपनी भी परीक्षा की घड़ी है। सभी शिक्षकों को और सभी प्राचार्यों को मैं अनुरोध करना चाहती हूँ कि जैसा कामना ने कहा है, आप लोगों को ये अटेंडेंस, प्लीज एंश्योर अटेंडेंस। देखो बच्चा स्कूल नहीं आएगा तो पढ़ेगा कैसे? इस बार सिलेबस बहुत कम कर दिया है, आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो। जो थोड़े से बच्चे छूटे हुए हैं कोशिश करिए कि उन बच्चों को भी स्कूल में लाया जाए और बच्चों को पढ़ाया जाए। और जो बच्चे ऑनलाइन से पढ़ रहे हैं, आपको इवनिंग भी क्लास लेना है, आप इवनिंग करेंगे। सिर्फ 40 दिन की मेहनत है और अपना पूरे साल भर का रिजल्ट होता है और अपने बच्चों का पूरा भविष्य जुड़ा होता है। तो सभी टीचर से मेरा कहना है कि बहुत मेहनत से ये करना है। प्री बोर्ड के बारे में जरूर जानकारी देना चाहती हूँ। अपन जो 2 प्री बोर्ड कर रहे हैं, एक तो अपन स्कूल में करेंगे और एक बच्चों के घर में करेंगे, ताकि बच्चों का अभ्यास इतना अच्छा हो जाए कि जब बोर्ड का पेपर आए तो किसी प्रकार से भयभीत ना हो। पहला प्री बोर्ड जैसा तय किया गया अपन 2nd वीक अप्रैल में करेंगे और 3rd से 4th वीक के बीच में अपन 2nd प्री बोर्ड के लिए बच्चों को क्वेश्चन पेपर्स घर ले जाने देंगे और बच्चों से घर में सॉल्व करके और आपको सबमिट करेंगे। तो इस तरह से अपन दोनों प्री बोर्ड ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं और इसके बाद अपनी वार्षिक परीक्षा होगी। तो जैसे मैं विभिन्न स्कूलों में चर्चा कर रही हूँ, मुझे खुशी ये बताती हूँ कि शिक्षकों का जो फीडबैक है वो अच्छा आ रहा है और शिक्षकों का कहना है कि काफी हद तक उन्होंने सिलेबस को यथासंभव कराया है। 70% जो कोर्स कराया है वो काफी अच्छे से कराया है। कुछ लोगों ने यहाँ प्रश्न भी लोड किया है कि व्हेन विल आवर ब्लूप्रिंट अराइव क्लास 12। आप सभी को कहना है कि सारे ब्लूप्रिंट अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज आप कामना का मोबाइल नंबर पर आज ही बात करें, या तो आपके कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे यहाँ से हमको विदित हुआ है कि ब्लूप्रिंट सारे अपलोड कर दिए गए। और अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही होगी तो आज शाम तक आपका इस क्वेश्चन का भी हल दे दिया जाए। तो अब अंत में बस मेरे को सभी को कहना है कि ये अब हमारी परीक्षा की घड़ी आ चुकी, हमारे को जी जान से मेहनत करना है। और बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश, बच्चों जब भी आपको किसी प्रकार की घबराहट हो, कोई भय हो, अपनी उमंग किशोर हेल्पलाइन है 14425। पुनः मैं सभी बच्चों से कहूंगी सुबह 8 से रात 8 तक आप जो प्रश्न पूछोगे पूरा गोपनीय रहेगा, आपको उत्तर बिल्कुल मिलेगा। अपने बहुत अच्छे काउंसलर्स हैं बेटा, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से प्रशिक्षित काउंसलर्स अपने पास रखे गए हैं। तो आपको जब भी इस तरह का मन में कोई ख्याल आता है, आप सीधे अपने हेल्पलाइन नंबर पर फोन कीजिए, थोड़ा रिलैक्स होइए और उसके बाद आगे की पढ़ाई शुरू कीजिए। आपके प्रश्नों का आपको बिल्कुल सही उत्तर मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग बिल्कुल अपनी कमर कस लें युद्ध मैदान में जाने के लिए, तैयारी के लिए। ये 1 महीना बहुत मेहनत और लगन से पढ़िए बेटा। जितनी तरह की प्रॉब्लम टीचर से पूछिए, सॉल्व कराइए। मतलब कोई हर बच्चे को मैं प्रेरित करना चाहती हूँ कि ये 40 दिन, और दूसरा कोरोना के नियमों का पालन करो। कोरोना बढ़ने लगा है, कोई भी बच्चा बगैर मास्क के स्कूल नहीं आएगा। प्रत्येक शिक्षक एंश्योर करेंगे कि स्कूलों में कोरोना की गाइडलाइंस का पालन हो। पिछले वर्ष भी मुझे बताते हुए खुशी है कि सिर्फ मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश था जिसने कि कोरोना के चलते हुए भी सोशल डिस्टेंसिंग के मान से पूरी परीक्षा हमारे शिक्षकों ने बखूबी आयोजित कराई है। उसके लिए मैं बोर्ड को और अपने सारे टीचर्स को विशेष बधाई देती हूँ।
अभी ये फिर हमारी वही परीक्षा की घड़ी पुनः आ गई इस वर्ष, समय वही 40 दिन है और कोरोना बढ़ने लगा है, इसलिए हमको बहुत ज्यादा सावधानी बरतना होगी। कोरोना का सिर्फ एक उपाय है सावधानी, तो पूरा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कीजिए। सभी बच्चों और सभी टीचर्स को मैं बोलती हूँ ऑल दी बेस्ट। आपको बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और आपको कहना चाहती हूँ कि बहुत मेहनत और लगन से पढ़ाई करें। और इसके उपरांत हम लोग प्री बोर्ड के इसके बाद और पीटीएम के बाद एक बार फिर अपन चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आयुक्त महोदय। आशा है आप लोगों ने सबने इसको ध्यान से सुना होगा और निश्चित रूप से हम जो हमसे अपेक्षाएं हैं विभाग के तौर पे और जो विद्यार्थियों के परीक्षा की दृष्टि से तैयार करने के लिए वो सभी कार्यवाही हम समय पे कर पाएंगे। आज की इस कार्यशाला को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।